और आइए सीधे आपको लेकर चलेंगे सबसे पहले पाकिस्तान से। मेरे सहयोगी हमजा मीर हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आपने ये पूरा संबोधन सुना इमरान खान का, कुल मिलाकर क्या माना जाए? वही करीब 12 घंटे के आसपास के प्रधानमंत्री के तौर पर मेहमान इमरान खान, ये एक हारे हुए इमरान खान का संबोधन था हमजा? देखिए, कुछ चीजें तो बड़ी क्लियर हो गई हैं। एक, इमरान खान डिसअपॉइंटेड हैं और उनको ये पता है कि कल वो नो कॉन्फिडेंस वोटिंग से जो है वो हट जाएंगे, जा रहे हैं क्योंकि वो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने जैसे कहा, वो डिसअपॉइंटेड जरूर है लेकिन वो उनका ऑर्डर मान रहे हैं। ऑर्डर मानने का मतलब ये है कि वो कल का सेशन के अंदर कोई हर्डल्स क्रिएट नहीं करने वाले। और साथ ही उन्होंने दूसरी एक और चीज भी कह दी कि ये जो हुकूमत आएगी वो क्या करने के लिए आ रही है। इसका मतलब है कि उन्होंने ये भी क्लियर कर लिया है कि वो उसके बाद हट जाएंगे और दूसरी हुकूमत जो आएगी वो उनकी ऑपोजिशन है, और ऑपोजिशन आगे आके किस तरीके से चलेगी। तीसरा, जो इमरान खान ने कहा, जैसे आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले, कुछ दिनों पहले ही बल्कि, मैंने कहा था कि डी चौक से प्राइम मिनिस्टर हाउस तक पहुंचे थे इमरान खान हड़तालें कर करके, अब वापस डी चौक की तरफ आ रहे हैं। तो उन्होंने दोबारा अपना ऐलान कर दिया है कि वो एहतजाज करेंगे, वो इसको, हुकूमत को नहीं मानेंगे, और इसके लिए वो एक बड़ी प्रेशर टैक्टिक जो प्रोटेस्ट की शक्ल में है वो क्रिएट कर चुके हैं, जो कि उसको लेके चलेंगे। कॉन्स्पिरेसी का बात वो अभी भी कर रहे हैं जी। कि कॉन्स्पिरेसी है, और कॉन्स्पिरेसी को ही लेके उनका नैरेटिव आगे चलेगा, जो हुकूमत को लेके लोगों के पास वो जाने को तैयार हैं, और अगले इलेक्शंस की तरफ तक जो है वो अपनी इलेक्शन कैंपेन जैसी नैरेटिव के ऊपर लेके चलेंगे। ये बात भी अब क्लियर हो चुकी है। बिल्कुल आरज़ू काज़मी, बिल्कुल साफ हो गया है कि कल इमरान खान जा रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है कि नई सरकार आएगी और इमरान खान उस सरकार के खिलाफ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, वो भी पूरी आक्रामकता के साथ। अपनी लड़ाई को, जो पाकिस्तान की लड़ाई बनाने की एक पूरी कोशिश इमरान खान के आज के संबोधन में नजर आई। अब असली टेस्ट इमरान खान का यही होगा कि बना पाएंगे या नहीं। आरज़ू? जी बिल्कुल, जो बात अभी बात की है जो इमरान खान साहब ने, काफ़ी मुझे तो खैर अफसोस हुआ इसलिए कि कोई उसमें नई बात नहीं थी। पहले भी वो लोगों को यही कहते रहे हैं और यही कहानियां सुना सुना के 3-4 बार वो एड्रेस कर चुके हैं। होना तो ये चाहिए कि अब जब उनके खिलाफ फैसला भी आ गया है तो ग्रेसफुली उन्हें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, और इस बार जो भी गवर्नमेंट आती है उसको अपोजिशन के साथ मिलकर पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए, बजाय इसके कि एक दूसरे की टांग खींचते रहें, एक दूसरे के ऊपर एलिगेशंस लगाते रहें। और जो परफॉर्मेंस रही है इमरान खान साहब की वो भी सबके सामने है। उसके ऊपर ये बनाना कि जी कोई दूसरी कंट्री आके जो है वो हमें डिक्टेट करवा रही है, तो बिल्कुल करवा रही है। और जो वो बात कर रहे थे भारत की, और भारत की कह रहे थे कि जी उनकी पॉलिसी जो है बहुत अच्छी बनी होती है या वो लोग अपनी मर्जी से करते हैं, तो उनको ये भी समझना चाहिए कि हम जिस तरह से लोन्स उठाते हैं, जिस तरह से फंड्स हम मांगते हैं, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत, चाहे वो वैक्सीन हो या कुछ भी हो, हमारे जो इश्यूज हैं वो भारत में नहीं है। तो जब तक हम उसमें से नहीं निकलेंगे हमें इसी तरीके की चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, रियलिटी में रहकर ही जीना होगा। लेकिन साथ ही साथ इमरान खान साहब जिस तरह से लोगों को बाहर आने को कह रहे हैं वो बहुत खतरनाक चीज़ है। इसलिए कि इनका ये कह देना कि जी तोड़ फोड़ मत कीजिएगा, ये कोई नहीं सुनने वाला। जो लोग बाहर निकलेंगे और जो लोग अगर हंगामा करेंगे तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ इमरान खान होंगे। आप बड़ी बात कह रही हैं। देखिए, जो आपने कहा कि ग्रेसफुली विपक्ष की भूमिका, वो तो लग नहीं रहा है कि इमरान खान निभाएंगे। यहां पर तो उन्होंने अपने तेवर बहुत साफ कर दिए हैं। हाँ, इतना जरूर है कि जो आपने कहा कि साहब जिस हालत में पाकिस्तान है उसका ठीकरा भी तो वो विपक्ष पर फोड़ते हुए नजर आए ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कहा गया कि साहब ये जो कर्जदारी है जिसमें पाकिस्तान डूबा हुआ है, ये पिछले 3.5 साल में तो हुई नहीं है। ये तो जो पिछली सरकारें थी उनका लिया हुआ बोझ था जिसको मेरी सरकार ढोने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आशीष कुमार सिंह, महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब से सियासी संकट में इमरान खान घिरे हैं, तब से उनको रह रहकर हिंदुस्तान की खुददारी उसकी बहुत याद आती है। देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था इमरान खान का भारत का एक बार फिर से तारीफ करना। आप लगातार जितने भी स्पीचेस उनके देखें वो बार बार इंडिया की तारीफ कर रहे हैं और कंसीड कर गए हैं। आप रोमाना, आपका आकलन बिल्कुल ठीक था कि ही हैज़ कंसीडेड, और कल पार्लियामेंट में निश्चित तौर पर ट्रस्ट वोट वो उन्होंने ये मान लिया है कि उनके पास नंबर नहीं है। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं कि जब वो ये कह रहे थे कि अमेरिका ने उनके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, ये आवाम को समझाने की कोशिश कर रहे थे रोमाना, दैट इज हिज फॉरेन पॉलिसी फेलियर। जब तक वो 3.5 साल ऑफिस में रहे तब तक क्यों नहीं वाया डिप्लोमेटिक चैनल वो भी तो अपनी बातों को समझा सकते थे अमेरिका को कि जी हम आपके खिलाफ नहीं है। वो नहीं कर पाए। उनकी फॉरेन पॉलिसी का बहुत बड़ा फेलियर था। एक और बात मैं पॉइंट आउट कर दूं आपको, आज इमरान खान का इस तरह से कंसीड करना, मुझे ऐसा लगता है
मोना और हमजा बेहतर बता पाएंगे, कहीं ना कहीं बैक चैनल उनको ये समझा दिया गया है पाकिस्तानी सेना की तरफ से कि अब कोई ऑप्शन रह नहीं गया है। मुझे लगता है आखिरकार वो कंसीड करने के लिए राजी तभी हुए जब उनको फौज की तरफ से इशारा दे दिया गया कि अब आगे कोई शैतानी वो ना करें तो बेहतर। ये आपने बहुत बड़ी बात की है। मुझे लगता है जरा हमजा के पास इस पर चलते हैं, क्योंकि हमजा वो अभी तक वो जिस चिट्ठी का मैसेज का जिक्र करते थे उसके लिए भी उन्होंने साफ कर दिया है कि साहब वो दिखा नहीं सकते हैं। मतलब वो साइफर मैसेज कह रहे हैं साहब, उस पर तो कोड होता है। वो अगर कोड मैंने मतलब वो चिट्ठी अगर मैंने पब्लिक कर दी तो वो पाकिस्तान का जो कोड है वो लीक हो जाएगा दुनिया में। मतलब उसकी भी उन्होंने तैयारी कर दी है कि आगे से कोई उनसे कहे ना कि साहब दिखा दीजिए, चिट्ठी दिखाइए, तो उसकी तैयारी भी पूरी है। देखिए इंटरेस्टिंग है ये बहुत कि उस साइफर को लेके जो इमरान खान रेवलेशंस कर रहे हैं उसके बाद वो बिटवीन द लाइंस देख के डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन की जो मूवमेंट है और ये आइडिया जो है ये तकरीबन कोई 2 साल पहले बिलावल भुट्टो लेके आए थे जब पीडीएम फॉर्म हुई थी और उन्होंने ये आपस से बातचीत की थी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन लाई जाए और जबकि इस्तीफों की बात हो रही थी उस वक्त ऑपोजिशन की तरफ से। तो उस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी आज भी वो कहते हैं मेरा ब्रेन चाइल्ड है। ये उस वक्त से बात चलती आ रही है और ये डिस्कशंस जो है वो ऑब्वियसली वो डिप्लोमेटिक सर्कल्स के अंदर हुई होंगी जो साइफर में मेंशन हुई हुई हैं। जहां तक उनकी बातों से लगता है उसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ऑपोजिशन जो है वो उसके ये लोग मिले हुए हैं साथ, हम उनके साथ मिलके आपकी हुकूमत गिरा देंगे। एक ऑब्जर्वेटरी साइफर है, वो एक कम्युनिकेशन है जो आगे शेयर हुई है और उसको लेके जो है वो आगे इन्होंने डॉट्स खुद कनेक्ट किए हैं कि मैंने आज 7 मार्च को उनको मिली, 8 तारीख को रेजोल्यूशन डल गई और एकदम से हर चीज ऐसे होना शुरू हो गई कि उनको लगा कि ये सब साथ मिले हुए हैं। ये सारी ऑब्जर्वेशंस हैं और ये ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जिनका कोई एविडेंशियल प्रूफ नहीं है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? अगर वो कमीशन भी बना रहे हैं, उसमें जा भी रहे हैं, तो इसको एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? ये मानना बड़ा मुश्किल है। और अमेरिका ने इसको हमजा डिनाई भी कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अमेरिका ने इसको ऑफिशियली डिनाई भी 3-4 दफा वो डिनाई कर चुके हैं इस चीज। कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और वैसे भी आप ये ध्यान में रखिए कि डिप्लोमेटिकली केबल्स जो होती हैं, जो साइफर होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, वो लीक हो सकते हैं जो विकीलीक्स का उन्होंने जिक्र किया, लेकिन वो ऑफिशियल क्वार्टर्स के ऊपर इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं लाए जाते। तो ये बात जो है ये भी इमरान खान के हक में नहीं जाती है और अगर ये नैरेटिव लेके वो चलेंगे तो हो सकता है कि वो वाकई पब्लिक को अट्रैक्ट कर सके। डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए ये एक अच्छा नैरेटिव है, पाकिस्तान में बहुत अच्छे से बिकता है एंटी अमेरिकन नैरेटिव जो है। लेकिन और इसीलिए वो विदेशी साजिश वाला जो आगे मसले बिल्कुल जो विदेशी साजिश वाला वो जो उनका पूरा का पूरा मामला है उसको वो आज लेकर भी आए और साथ ही साथ दिखाना ना पड़े तो इसके लिए उनके पास एक जवाब भी तैयार था कि साहब वो पाकिस्तान का जो कोड है वो लीक हो जाएगा, इस वजह से वो चिट्ठी तो मैं नहीं दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं हमारे साथ कर्नल दानवीर भी जो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।